हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। ये बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब जो हम लोग खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से पाचन होता है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे कि हम लोग उतना ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक वर्ड हम लोग देखते हैं। कौन सा है? ये वर्ड है होलोजोइक। ठीक है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है वो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, इसीलिए इस मनुष्य को हम लोग होलोजोइक प्राणी के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि होलोजोइक प्राणी कौन सी होती है, तो जिस प्राणी के अंदर पाचन की क्रिया अंदर में होती है वही होलोजोइक प्राणी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पाचन का क्रम किस तरह से हमारे बॉडी में होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट होता है माउथ से, इसको हम लोग ओवल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में उसको मुख गुहा कह सकते हैं। ठीक है, मुख गुहा में जब हम लोग भोजन खाते हैं उसके बाद हमारे ग्रासनी में वो भोजन जाती है, उसके बाद ग्रास नली में भोजन जाती है, पाइप फूड में, उसके बाद हमारे स्टमक जो कि हमारे पेट जिसको अमाशय कहते हैं वहाँ भोजन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे छोटी आंत में भोजन पहुँचती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में 3 तरह के होते हैं, ड्यूडेनम, जुनेनम और इलियम। ठीक है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। यहाँ से भोजन पचने के बाद कहाँ जाता है? बिग इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत में। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, यहाँ भोजन पचने के बाद सीधा अनस में जाते हैं जिसको लीहा कहा जाता है, और वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है और हमारा भोजन वहाँ पे पचना खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या है? आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। आहार नाल क्या होता है कि मुख से गुद्दा तक की लंबाई को हम लोग आहार नाल कहते हैं। मतलब जहाँ से पचना भोजन खत्म होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक खत्म होता है, उस पूरे नाल को हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये 8 से 10 मीटर होती है, और फीट में चलेंगे हम लोग तो ये 33 फीट का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जहाँ से भोजन हम लोग को खाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे से स्टार्ट हो जाता है पचना, उसको इंग्लिश में ओवल कैविटी कहते हैं। ठीक है, ओवल कैविटी क्या होता है कि पाचन की शुरुआत यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से पाचन की शुरुआत, हमारे भोजन पचना स्टार्ट होता है, और इनके कितने पार्ट होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये 3 पार्ट का होता है, जीभ जिसको टंग बोलते हैं, दूसरा है दांत जिसको तीत बोलते हैं, तीसरा है लार ग्रंथि जिसको सलाइवा ग्लैंड भी के नाम से जानते हैं। चलिए, इसमें पहला हम लोग जीभ टंग के बारे में देखते हैं। छोटी सी पॉइंट है, हल्का सा, इसको हम लोग देखते हैं। मतलब इसको टेस्ट बेड भी के नाम से होता है, स्वाद कणिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये जीभ का एक पिक्चर है। ठीक है, और इस जीभ में ये जीभ का आगे का भाग है। ठीक है, ये पीछे का भाग है, और ये इधर इधर लेफ्ट राइट साइड होते हैं। तो जीभ में कई प्रकार के स्वाद लेते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन। तो कहाँ पर किसका स्वाद आता है वो इसमें बताया गया है। जैसे अग्र भाग से हमको मीठा का पता चलता है, पश्च भाग से हमको कड़वा का पता चलता है, और जो साइड होते हैं साइड में हमको नमकीन का पता चलता है। मतलब दोनों तरफ साइड से हम लोग नमकीन का पता चलता है, और जो बीच वाला भाग होता है वहां से हम लोगों को खट्टा स्वाद का पता चलता है। आगे चलते हैं। आगे है दांत। ठीक है, दूसरा भाग है दांत। दांत की टीथ, मनुष्य में दांत जबड़े में धसे होते हैं। मनुष्य का जो दांत होता है वो कहाँ सेट होता है? मनुष्य के जबड़े में होते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको थियोडोंट भी कहते हैं। ठीक है, और दांत का सबसे ऊपर का जो भाग होता है, दांत का सबसे ऊपर का भाग होता है, इसको एनामल के नाम से भी जानते हैं। कई बार का पूछा जाता है एग्जाम में कि एनामल
कहाँ होता है, तो दांत के सबसे ऊपरी भाग को एनामल कहते हैं। अगला पॉइंट है कि मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य को द्विबारी दंती भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि दांत के ऊपर इनेमल हल्का पीले रंग की परत होती है, मतलब दांत का जो ऊपर होता है पीले रंग की परत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है। एनिमल जो होता है वो क्या होता है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे चाय में एसिड होती है, और जब हम एसिड को एनिमल से मिलाते हैं, मतलब जब हम लोग चाय पीते हैं तो हमारे दांत के ऊपरी भाग जो एनिमल होता है उससे मिलता है और उसको खराब कर देता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कहा जाता है कि चाय पीने के पहले, टी पीने के पहले हम लोग को वाटर पीना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वाटर में होता है, क्या होता है, क्षार होता है, और क्षार प्लस अम्ल जब मिलेगा तो वो हो जाता है उदासीन हो जाता है, वो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं दांती का भाग, देखते हैं कि ये हमारे देख रहे हो जो ये हो गया जबड़ा ऊपर का, और ये हो गया नीचे का जबड़ा। ठीक है। ये बीच से हम लोग डिवाइड किए हैं, तो इधर का 8 दांत होते हैं, इधर भी 8 दांत होते हैं, 8 दांत इधर होते हैं, 8 दांत आगे होता है, मतलब टोटल टीथ जो होता है वो कितना होता है, 32 होता है। ठीक है। तो जो हमारे इस भाग में दांत होंगे वही दांत इधर भाग में होता है, लेफ्ट राइट दोनों सेम होता है, तो हम लोग एक तरफ का पढ़ेंगे, दोनों तरफ का काम हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का 8 दांत, 1 2 3 4 इस तरह से है। तो ये जो शुरू का जो दांत होता है हमारे, ठीक है, शुरू में जो 2 दांत होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर के नाम से जानते हैं। इनका क्या कार्य है, इसका काम है काटना। तो ये 2 दांत होते हैं, इसको 2 से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद जो एक दांत होता है वो होता है केनाइन, जिसको हम लोग, जिसका काम क्या है, चीरना या फाड़ना, वो एक दांत होता है, इसको एक से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर जो 2 दांत होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लीम्बर, ठीक है, जिसका काम है चबाना, इसको हम लोग 2 से डिनोट करते हैं। और अंतिम में जो 3 दांत होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मोलर के नाम जानते हैं, जिसका 2 काम है चबाना और पीसना, इसको हम लोग तीरी के नाम से जानते हैं। तो ये किस क्रम में हो गया, ये हो गया 2 1 2 3 के क्रम में हो गया। इसी तरह इधर देखते हैं तो 2 1 2 3, ऊपर भी 3 2 1 2 2 1 2 3 के फॉर्म में आ जाते हैं हमारे टोटल टीथ है। ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, इसी से हम लोग टीथ का फॉर्मूला निकालते हैं। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2। ठीक है। इसी से निकलता है कि हमारे टोटल दांत कितना होते हैं, 32 होते हैं। दूध के दांत बच्चों में कितना होता है, 20 होता है। कहता है कि जो दूध के दांत जिसको हम लोग कहते हैं, जो एक बार टूट जाता है फिर दोबारा आता है, वो बच्चों में कितना होता है, वो 20 होता है। विजडम टीथ मतलब बुद्धिमानी वाली दांत हम लोग कई बार सुने होंगे, जिसको अकल का दांत भी कहते हैं। ये अवशेषी अंग होता है। ठीक है। वो दांत में नहीं होता है, वो एक अलग अंग के रूप में फॉर्म में आते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला लार ग्रंथि, जिसको हमको सलाइवा ग्लैंड कहते हैं। ये इसको हम लोग एंजाइम के रूप में जानते हैं। ये भी 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है एमाइलेज। ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जीवाणु के भक्षण के कारण, मतलब हम जो कोई चीज खा जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रकार का जीवाणु रहता है, तो उसके भक्षण के लिए, उसके समाप्ति के लिए ये क्या होता है, जीवाणु का चयन करता है। कौन सा एंजाइम, तो लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है। दूसरा है एमाइलेज, जिसको हम लोग काइलिन एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पचाना, मतलब हम जो भोजन करते हैं, ठीक है, उसको पचाना कौन स्टार्ट करता है, एमाइलेज। एक नोट हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता, मतलब हमारे मुंह में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। मुख में भोजन को बोलस कहते हैं। मुख में जो भोजन हम लोग डालते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलस के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है कृष्णि। मुख से हम लोग चले गए, भोजन डाले, उसके बाद हमारा भोजन कहाँ पहुंचेगी, उसके बाद हमारा भोजन कृष्णि में पहुंचती है। ठीक है। ठीक है। ग्रसनी में क्या है,
इसे क्या कहते हैं, इसमें श्वसन और भोजन को कॉमन चेम्बर कहते हैं। मतलब ग्रसनी होता है, जैसे ये मेरा मुख हो गया, ठीक है, उसमें दो नली होती है, इसी को ग्रसनी कहते हैं, ठीक है, एक ये चेम्बर एक ये चेम्बर, ठीक है। वही कहता है कि इसमें भोजन और श्वसन मतलब श्वास लेने का एक नली होता है, एक भोजन जाने का नली होता है, एक कॉमन अलग अलग चेम्बर होते हैं, उसको हम ग्रसनी पेरिसिक्स कहते हैं। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ भोजन नीचे की ओर उतरता है, इसमें पाचन नहीं होता है। अगला है एपिडिलोथिसिस, ठीक है, एपिलोटिस में क्या होता है कि भोजन में श्वास नली ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए श्वास नली के मुख पर एपिग्लोटिस होता है। कहने का मतलब कि ये जो नली होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर में एक ढक्कन की तरह लगा रहता है जो कि खुलता है और बंद होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं या भोजन करते हैं तो यही कंफर्म करता है कि श्वास इस नली में जाना चाहिए या भोजन इस नली में जाना चाहिए। इसी ढक्कन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं, जो कि श्वास नली में लगा हुआ रहता है। अगला है ग्रास नली, ठीक है, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। कहता है कि यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं होता है, न ग्रासनी में होता है, ना ही एपिलोटिस में होता है और ना ही ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। यह मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमाकुंचन के द्वारा अमाशय में पहुंचाता है। यहाँ से भोजन आता है, यहाँ पे ये दोनों नली एक हो जाते हैं और यहाँ पे होता है, ये होता है ग्रास नली। यहाँ क्या करता है, यही भोजन को ये अमाशय में पेट में हमारा पहुंचाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अमाशय की ओर, ठीक है, मतलब स्टमक पेट की ओर। ठीक है, अमाशय में 3 प्रकार के अम्ल मिलता है। पहला है एसीएल अम्ल, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है रेनिन। ठीक है, तो एसीएल जिसको हम लोग हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन का कार्य करता है। पेप्सिन जो है एंजाइम है, वो क्या करता है कि प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है, और पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए एचसीएल की जरूरी होता है। मतलब अगर पेप्सिन पेट में है और वो एक्टिव करना है, उसको कार्य करने में ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो उसको एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है। तीसरा है रेनिन, कहता है बच्चों में दूध के पचने के लिए रेनिन एंजाइम का उपयोग करता है। मतलब बच्चा होता है वो दूध पीता है, तो दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, तो रेनिन एंजाइम काम आता है। अब हम लोग नोट्स थोड़ा देखेंगे कि अमाशय जो है वो भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। अमाशय में जो भोजन रहते हैं, अगर उसकी प्रकृति पूछी जाए, उसका नेचर पूछा जाए, तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अमाशय में भोजन को काइम के नाम से जानते हैं। मतलब भोजन पेट के अंदर जो भोजन रहता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो काइम के नाम से जानते हैं। अमाशय में एक और बहुत खास चीज होती है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। ये अमाशय में स्रावित होते रहता है। मतलब एचसीएल के साथ ये गैस्ट्रिक जूस मिलकर के हमारे भोजन को क्या करती है, पचाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये भोजन नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब कि भोजन सबसे ज्यादा देर तक इसी में रहता है, और ये भोजन का जो नाल होता है इस मुख से लेकर जीवा तक, उसमें ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसका 6 मीटर की लंबाई होते हैं, और ये 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। ठीक है, पारा हम लोग इन तीनों भागों का देखेंगे पॉइंट्स कुछ। इसमें पहला है ग्राहनी मतलब डुडेनम को ही ग्राहनी कहते हैं, ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है, अमाशय से भोजन ग्राहनी में जाता है, पेट से पचने के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्राहनी में जाती है, छोटी आंत में, और छोटी आंत का पहला भाग डुडेनम में जाती है। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है कि अमाशय रस मतलब पैनक्रियाटिक जूस जो होती है वो ग्राहनी में आता है। ठीक है, पैनक्रियास से, इसे पूर्ण पाचन रस के नाम से भी जानता है, टोटल डाइजेस्टिव जूस के भी कहते हैं। इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसके द्वारा क्या क्या पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है।
एक और नोट है कि लीवर में संश्लेषित पीतरस, मतलब लीवर में जो संश्लेषित बनता है पीतरस, उसको बाइल डक्ट, बाइल जूस के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्राहनी में बसा लिपिड को पचाने के काम में आते हैं। और जो लिपिड को पचाने का कार्य करता है उसी को हम लोग इमल्सीकरण कहते हैं। अर्थात वसा के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ने को ही हम लोग इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि इमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कौन सा एंजाइम से कौन सा किसका पाचन होता है? तो इमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज से वसा का पाचन होता है, और ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसको पीत रस क्षारीय करता है। जो पित्ताशय का रस होता है, बाइल डक्ट होता है, वो क्या करता है? इस रस को अम्लीय से क्षारीय करता है। उन्होंने देख लिया कि अमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होता है और इसको पीत रस क्षारीय करता है, मतलब अम्लीय से क्षारीय करके उदासीन करता है, जिससे हमारे शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट में है हम लोग का लीवर, जिसको हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें लीवर का कुछ पॉइंट पढ़ते हैं जो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में देखते हैं कि लीवर के अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लीवर में किस रस का निर्माण होता है, इस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो होता है वाइल डक्ट, जिसको पीत रस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कई बार पूछा जाता है कि जो पीत रस होते हैं, जो वाइल जूस होते हैं, उसका संचयन कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में होती है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में गोल ब्लाडर के नाम से जानते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को ही कहा जाता है। कई बार लीवर का वजन भी पूछा जाता है, तो लीवर का वजन 1 से 1.5 kg लगभग होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लीवर होता है हमारे शरीर में किस ओर होते हैं? तो लीवर हमारे शरीर में राइट साइड, दाहिनी ओर होता है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य की रासायनिक शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो वो लीवर को ही कहा जाता है। ठीक है, जहर, अगर कोई व्यक्ति जहर पी लेता है, ठीक है, तो वो कहाँ शांत होता है? तो वो लीवर में जाकर शांत होता है। अगर कोई व्यक्ति जहर पीकर मृत्यु हो जाती है और उसको कैसे पता लगा जाता है कि ये जहर पिया है? तो वो लीवर से ही पता लगता है। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भ्रूण जो होते हैं, जो कोख में बच्चे होते हैं, उनको रक्त कहाँ से निर्माण होता है? तो वो लीवर से ही रक्त का निर्माण होता है और उनका भरण पोषण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग के बारे में हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस रोग हो जाती है तो किस अंग को प्रभावित करता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लीवर को प्रभावित करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं कि विटामिन ए का संचयन कहाँ होता है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? लीवर में होती है। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, जिसको मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इससे क्या अस्रावित होता है? तो इससे अग्नाशय रस अस्रावित होता है। इसमें हम लोग एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कि बिट्टा सेल में इंसुलिन का निर्माण होता है। बिट्टा सेल जो होता है, हमारे बिट्टा कोशिका होते हैं, उससे ही इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त की ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब रक्त में, हमारे खून में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसी को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है? डायबिटीज या मधुमेह रोग होती है। ठीक है, जिसको चिनिया रोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं। अब कहते हैं इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका खोज किसने किया था? तो इसको खोज बेस्ट और बैटिंग ने किया था। अगला पॉइंट है कि बड़ी आंत। अब छोटी आंत हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत से बड़ी आंत में। इसको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इनके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? तो सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। रेक्टम को मलाशय द्वार भी कहा जाता है। इसमें कुछ ज्यादा फंक्शन इसका नहीं पढ़ना है, इसके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इनको डिटेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब रेक्टम के बाद जो भोजन, अपशिष्ट भोजन होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? एनुअस में, मतलब गुदा में चला जाता है और उससे बाहर की ओर निकल जाता है और मेरा पाचन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं
कि कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होता है, मतलब अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होता है, वो कौन सा एग्जाम है, तो वो पेप्सिन एग्जाम है। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।